हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। यस और नो? यस यस यस, डेफिनेटली। हम अपना लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं 7 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप एक अलग लेवल पे जाके खेलने वाले हो, है ना। आपके अलग लेवल पे जाके खेलने वाले हो। धीरे 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 देखो लेवल बढ़ता जा रहा है आप लोगों का अभी, है ना। धीरे 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 करके, डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा होगा, उसके लिए चैप्टर अभी इसके लिए थोड़ा टॉपिक और इजी पड़ेगा, बट डोंट वरी, बिना वेक्टर के भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक कार्टेशियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन के बारे में जानते हो, है ना। दैट्स द रीजन कि आप लोग सब जानते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं मॉडुलस के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो हम बात करेंगे अपनी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ताकि ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, क्या ट्राइंगल के बारे में आप जानते नहीं हो कि दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू थर्ड साइड, अगर, है ना। आपने जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको एग्जांपल दूं कुछ इस तरीके का, मैंने बोला ये 3 ये 4, तो ऑब्वियसली बात है 5, तो दो साइड का सम ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा थर्ड को साइड से। कुछ ऐसी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब होता था कि आपको आपके फ़ोन स्क्रीन पर ही आपको मैसेज मिल जाए, वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। बोला अच्छा, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़। बोला कैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़? हम दो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, कुछ ऐसा करके देखेंगे हम कि हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा और इसके ऊपर हम बात देखेंगे कि ये कैसा रहेगा, ये छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा या कैसा रहेगा। और इधर भी कुछ देखेंगे हम, ठीक है, जो कि माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस साइन। लेकिन कैसे देखेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ दो तीन बातें मान लेता हूँ। पहला बात कि आपके पास ये अगर ओरिजिन है, ओ पॉइंट मान लेता हूँ, अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को P मान लिया, तो आप क्या कहोगे? भैया इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ तो रहेंगे, कुछ ना कुछ तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, लेट्स से x1 और y1। और अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या कह दोगे कि OP, है ना। और मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बता देता हूं। कुछ बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखा होगा, कुछ बच्चों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में जाना होगा, बट मैथमेटिक्स में भी हम वेक्टर चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, बट फिर भी बोला ओपी वेक्टर, एक काम करो, ओ से लेके जाओ पी की तरफ। जो भी वेक्टर हमारा ओरिजिन से पास होता है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है ना ये वेक्टर, तो उस पर्टिकुलर वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। याद रखिए, काम भी आएगा बाद में। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर ओपी वेक्टर की बात करूं, तो वेक्टर को तो हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ओपी वेक्टर से, लाइक दिस, है ना। एरो हमेशा उधर जाएगी। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा तो x1 हमारे पास x1, और हमारे पास i यहाँ पे आयोटा नहीं है, ये आयोटा आई आयोटा नहीं है, प्लस में y1 j कैप। x के डायरेक्शन में कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम i बोलते हैं, y की डायरेक्शन में कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम j कैप बोलते हैं, और z डायरेक्शन में कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम k कैप बोलते हैं। कैप मतलब ये टोपी बनाता है, टोपी मतलब यूनिट वेक्टर। समझ में आएगा, डोंट वरी, समझ में, अगर इसलिए कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली नहीं है ज़रूरत, बस ऐसे बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओपी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे सर x1 प्लस में आयोटा y के, x1 प्लस में आयोटा y1। ये y हमारे पास कौन बन जाएगा? ये आर्गन प्लेन बन जाएगा, मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगी, और ये पूरा प्लेन आर्गन प्लेन बन जाएगा। बोला अच्छा 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 अच्छा। बोला Z2, बोला एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को मैं Z2 मान लेता हूं। ये जो OQ जा रहा है ना, इस पॉइंट को मैं x2 y2 मान लेता हूं। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास x2 प्लस में आयोटा y2 हो गया। बोला अच्छा, पता है कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के जैसा ही है, कुछ कुछ पता है कैसे कैसे। एक्चुअली पहले वेक्टर थोड़ा सा वेक्टर पढ़ा देता हूँ। वेक्टर ये बोलते हैं कि अगर ये हमारे पास OQ वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि जितनी जितनी बड़ी इसकी लेंथ है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है सपोज OQ की, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ है और डायरेक्शन हमारे पास इस डिग्री पे जा रहा है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। तो ये वेक्टर हमारे पास शिफ्ट होकर इधर आ सकता है, मतलब ये भी हमारे पास यही बन जाएगा, जो OQ है वही मेरे पास ये बन जाएगा।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, मैंने इसको Z1 मान लिया, या फिर आप एक काम कीजिए, पहले आप इसको Z1 वेक्टर मान के ही करिएगा, ठीक है, Z1 वेक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर आपको इस ओपी की लेंथ चाहिए तो आपको तो भैया लेंथ का इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा ना। इसको यहां लिख देता हूं, अगर आपको इसका लेंथ चाहिए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का पी वाले ओपी वाले का, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ओपी निकलेगा। और मैं क्या कह दूंगा, x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, मतलब Z1 का मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। देखो मैग्नीट्यूड कहो या मॉडुलस कहो बात सेम है। मैग्नीट्यूड हम वेक्टर में यूज करते हैं, मॉडुलस हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, दोनों का मतलब लेंथ होता है। हमने सेकंड लेक्चर में बताया था, सेकंड थर्ड में, कि ये हमारे पास कुछ कहानी ऐसी होती है वो लेंथ देता है। तो ओपी हमारे पास क्या बन गया, लेंथ बन गया। तो Z1 की लेंथ सपोज करो 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गई ना। अब इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर हो गया ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना रखा है मैंने, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर भाई, बिल्कुल यस। तो ये भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z1 बन जाएगा अगर मैं लिखना चाहूं तो। सिमिलरली अगर Z2 मेरे पास OQ वेक्टर था, तो इस पर्टिकुलर OQ की लेंथ कितनी हो गई। आप कह दोगे सर इस पर्टिकुलर वेक्टर की लेंथ इस पर्टिकुलर OQ की लेंथ हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z2 हो गई, और आप इस पर्टिकुलर लेंथ को क्या बोल दोगे, मॉडुलस ऑफ Z2। Z2 मेरे पास लेंथ है, OQ है, OQ की लेंथ कितनी है, इस यहां से लेकर यहां तक की कितनी टोटल लेंथ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। बोला अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो ना, ये अगर Z2 है तो अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो भैया इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी मेरे पास, दिस। आपको पता है एक पैरेललोग्राम लो होता है ना, पैरेललोग्राम में ट्राइंगल लो होता है, ट्राइंगल सॉरी। उस पता है लो में क्या होता है, उस लॉ में होता है कि भैया अगर आपका एक वेक्टर यहां से यहां जा रही है, तो मतलब इसका हेड ये है, और इस वर्ड वेक्टर का टेल यहां पर है, और दूसरा वेक्टर जो वेक्टर हमारे पास यूं जा रहा है, इसका हेड यहां पर है और इसकी टेल यहां पर है। और अगर आप एक ऐसा वेक्टर जोड़ देते हो, हेड से मिलता है हेड और टेल से मिलता है टेल, तो आपका जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल मैंने शेड किया है, ये ट्राइंगल आपका बना देगा ट्राइंगल लो। और ट्राइंगल लो पता क्या कहता है, जे जे इज इक्वल टू जे। जे का मतलब जे नहीं, ये है। क्या कह रहे हो सर, अरे मैं ये कह रहा हूं अगर ये पॉइंट पी है, वो अगर ये पॉइंट आर है, तो ओपी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर बन जाएगा मेरे पास। लेकिन ये सब वेक्टर की फॉर्म में है। ओ आर वेक्टर जो बन रहा है ना, वो पूरा कब बना, जब आप यहां से यहां पे गए। देखो एरो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओ पी के जाओ, पी से आगे तरफ जाओ, तो ओपी वेक्टर प्लस में पी आर वेक्टर। और पता ये क्या है, ये कौन है, ये Z1 कौन, ये ओपी है, Z1 का मैग्नीट्यूड। पी आर कौन है पता आपको, पी आर है मेरे पास Z2 का मैग्नीट्यूड। और ओ आर कौन है, ओ आर कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल लो कहता है कि ये मेरे पास, अभी मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं पहले ना, लेट से मेरे पास ये, मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में बता दूं क्या, या फिर मैं अलग फॉर्म में बताऊं, मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में बता देता हूं, ठीक है। तो आप इसी से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, एक काम उसको छोड़ दो अभी। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बोला अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। Z2 को लिख लो, Z2 क्या लिखना है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हमारे पास OQ बन जाएगा, और ये मेरे पास x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए हर एक चीज के बारे में, मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z2 क्या है। लेकिन जैसे आप OR करोगे ना, पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड है ये चीज, और जिसको हम हमेशा R वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। मतलब मैं अगर बताना चाहूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस में पी आर वेक्टर बन जाएगा। आपके पास ये पर्टिकुलर ट्राइंगल की इक्वेशन है, ये जो ट्राइंगल शेड कर रखा है ना, इस ट्राइंगल की इक्वेशन ये है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। लेकिन अब मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स, अब हम बात देखो, ये थी बात वेक्टर की, अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की। बोला अच्छा, बोला ये तो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ना, तो एक बात बताओ, ट्राइंगल क्या कह रहा है कि भैया ये जो आपके पास लेंथ आई,
ये आप इस ट्राइंगल को देखोगे अगर, तो दो साइड का सम हमेशा हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू थर्ड साइड से। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था, तो आप जानते हो कि ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता जो हमारे पास इक्वल मतलब कि छोटा आ जाए। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है ना इसके अंदर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 बोला। तो ये हमारे पास 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है, ये बड़ा है ना मेरे पास, इससे बड़ा है ना, यस। तो मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो कंडीशन लगी हुई है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये जो नंबर आएगा ना आपके पास Z1 प्लस Z2 का करना, उसको मैग्नीट्यूड करना, वही बात पड़ेगी, ठीक है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी की जो आपके पास इक्वेशन बनती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। बोला क्या, ये एक्चुअली ये सब तो आपको कुछ समझना नॉर्मल था, लेकिन जो मेन इक्वेशन था वो यहाँ से लिखनी है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 करोगे, वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 100+1% आपके पास इन दोनों साइड से छोटी आएगी, लेकिन मैं मॉडुलस से। भाई माइनस माइनस तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। इसकी जैसे ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसको 3+4 आइटा ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, नहीं आ गया, मतलब एक साइड मेरे पास सपोज 5 आ गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सपोज मेरे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से 6+8 आयोटा, तो इसका जब कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैग्नीट्यूड करोगे 6+8 आयोटा का, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 10, है ना। अरे 100 बन जाएगा ना, 3664, तो 10 बन गया। मतलब जो आपके पास Z1 प्लस Z2 करोगे, जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, तो 3 और 6 7 9 और 8 और 4 12 आयोटा, और ये आपके पास कौन आया, Z1 प्लस Z2। जब आप इसका मैग्नीट्यूड करने बैठोगे, जब आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे, तो पता क्या निकल कर आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये पता कितना निकल कर आएगा, 81 प्लस 144, और इसका रूट करोगे तो 4 और 1 5, 14 और 8 22, कितना आ गया, ये 15 आ गया। मतलब इक्वल भी आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में या तो इक्वल आएगा या फिर लेस देन आएगा, बट कभी भी ग्रेटर देन नहीं आएगा। तो वही बात मैंने बोली है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो और उसका मैग्नीट्यूड अगर करते हो, तो डेफिनेटली वो उन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा आएगा या इक्वल आएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। लेकिन लेकिन अगर आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस किया, सपोज Z1 माइनस Z2, तो डेफिनेटली इससे बड़ा आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है नेगेटिव भी आ सकता है, वो क्या पता ये नंबर बड़ा हो, तो आपने इसका भी मॉडुलस कर दिया। हम बात करेंगे पॉजिटिव चीजों की, है ना। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को Z मतलब कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने माइनस किया, देखो पहले मैंने मॉडुलस नहीं लगाया था, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो छोटा होगा डेफिनेटली इस पर्टिकुलर नंबर से। लेकिन मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि सपोज करो ये नंबर बड़ा हो, ये नंबर छोटा हो, है ना, इसकी लाइन 2 इसकी लाइन 3, तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो मैं नेगेटिव नंबर चाह ही नहीं रहा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका भी मॉडुलस लगा दीजिए, मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। ताकि कुल मिला के पिछली जो 12-13 मिनट मैंने बोला है, वो अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप इस बात को याद कर लीजिए बस, ये कंक्लूजन है। Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है जी, प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको लिख लीजिए अपने सुनहरी कॉपी के पन्नों पे, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलो, कुछ कंडीशंस भी होती हैं इसके अंदर, दो केस बनते हैं स्पेशल केस, है ना। वो स्पेशल केस आप क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। अगर सपोज करो ये पैरेललोग्राम मेरे पास कुछ ऐसा बन गया, मतलब कि ये जो एक्सिस है आपके पास इसके ऊपर लाई कर गई, तो क्या हो सकता है, तो भी कुछ कुछ कंडीशन बन सकती है। लेकिन वो कुछ कंडीशन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा। कुछ चीज़ जीरो बन जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारे पास प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी का केस बन सकता है। उस केस में कुछ चीज़ें कंक्लूजन होगा, देख लेते हैं। लेकिन आप कुछ याद रखो ना रखो, खोपड़ी में घुसा लो इस बात को आप।
इसको तो स्टार बना दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए इस लाइन को, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं तब तक, ठीक है। आपका इसमें एक पॉइंटर बच जाता है, मतलब कि वो खुद से भी कर सकते हो, बट फिर बता देता हूँ कि Z1 प्लस Z2 अगर आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो ऐसा कुछ आया। अगर सपोज करो आपने, इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना, ताकि सब कुछ फीलिंग भी आ जाए। अगर सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 करते हो तो डेफिनेटली वो तो बड़ा ही रहेगा, ये चीज़ तो डेफिनेटली बड़ी रहेगी, और यहाँ पर भी डेफिनेटली वो चीज़ बड़ी ही रहेगी जब आप क्वेश्चन को देखोगे। देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, इसका भी मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ। ये जो बाहर वाला मैग्नीट्यूड किया या मॉडुलस किया, मतलब उस हमने उस पर्टिकुलर केस में नंबर को माइनस साइन अगर आता है तो पॉजिटिव बनाया बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास है, आप दोनों नंबर देख सकते हो। एक्चुअली Z1 माइनस Z2 भी हमारे पास एक ट्राइंगल लॉ से निकल कर आता है। आप वहाँ से भी चीज़ें निकाल देखोगे तो सेम ही बात पड़ेगी, ठीक है। कुछ बाकी जगह मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया, ना ही इनक्वालिटीज में चेंज किया, सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ अब सुनो, देखो वेक्टर का कोई नामो निशान नहीं आएगा, बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत लिंकअप होता है। अगर बच्चों को वेक्टर की प्रॉपर्टी सारी पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये जो पॉइंट्स बताए मैंने वो सब कुछ समझ में आराम से आ जाएगा। जिस दिन आपका वेक्टर का चैप्टर हो जाए ना, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर की स्टार्टिंग के 15 मिनट देखना, आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा। बोला अच्छा 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 ठीक है चलो। बोला आपके पास क्वेश्चन तो क्या आया, कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप खुद से भी तो प्लॉट कर सोल्व कर सकते हो ना, मतलब कि जरूरत हो ना प्रॉपर्टी हमेशा याद रहे खोपड़ी में रहे। मतलब Z1 का हमारे पास ये है, मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा जो 3 - 4 आया है। मैं इसको एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, बट मैं इसको मान ले रहा हूँ कि 3 - 4 आयोटा कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर आया होगा। और अगर मैं इसकी लेंथ चाहूँ निकालना तो आपको इसका मैग्नीट्यूड करना ही पड़ेगा, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, है ना। -4 का स्क्वायर करोगे एक्चुअली तो -4 का स्क्वायर वही 16 बन जाएगा। लिख देता हूँ, बच्चे बाद में कमेंट करते हैं सर आपने +4 लिख दिया। तो 9 + 16 25, और ये बनेगा 5। अब बच्चा बोलता है सर √25 का कर रहे हो तो +-5 बनना चाहिए। अरे बेटा वो -5 नहीं आ सकता क्योंकि वो लेंथ बुक दे रहा है हमें, हम रूट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब क्या निकाल। यहाँ पे +5 ही चाहिए क्योंकि हमें वो लेंथ चाहिए। मतलब पता है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आई है ना, ये हमारे पास 5 यूनिट है। और आपके पास सेकंड वाले वेक्टर की जो अपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तो अपने आप लेंथ दे रखी है, दैट इज 7, तो हमारे पास ये 7 दे रखी है। Z1 प्लस Z2 मतलब पता है क्या, ये जो Z2 7 है ना, वो वाली साइड नहीं, ये वाली साइड दे रखी है। मतलब जब आपको, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, मतलब Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब लार्जेस्ट साइड, ऑब्वियस सी बात है इसका सम या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा, इन दोनों के सम के बराबर। प्रॉपर्टी देख लो ना, ये कौन है 7, ये 7 और ये कौन है 5, उल्टा बोल दिया, ये 5 है ये 7 है, तो 5 + 7। और हो सकता है कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों के माइनस करोगे ना, तो उससे तो बड़ी ही मिलने वाली है ये साइड, डेफिनेटली इससे बड़ी मिलने वाली है, ये तो कंफर्म है ना। ये 9th 10th क्लास में पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज, देखो कहाँ जेई मेंस में फंस रही है, सिर्फ बाहर वो लगा दिए मॉडुलस, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, देखो Z1 का मैग्नीट्यूड मतलब 5, 7 का मैग्नीट्यूड मतलब 7, मतलब कि 5, और इसके बाहर मॉडुलस, समझ में आया क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास आता -2, अभी मेरे पास आता -2, और अब मेरे पास कितना आएगा 2। तो पता है मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ बच्चे कमेंट कर देंगे -2, लेकिन नहीं 2 होगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं आ सकता ना भाई, क्योंकि आप वेक्टर से रिलेट कर रहे हो उन चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहीं ना कहीं हमें वही चीज़ें दे रही है। तो Z1 प्लस Z2 जब करोगे, Z1 प्लस Z2 जब करोगे तो आपको 2 मिलेगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको कहीं ना कहीं जाके 12। कुछ खोपड़े में घुसे बात, आंसर 2 और 12, मैक्सिमम तो 12 और 2, गॉट इट, समझ में आया मेरी बात। चलो पोज कीजिएगा और फटाफट लिखिएगा, लिख लिया, लिख लिया ना, 2 और 12। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, मिटा दूं क्या ये, चलो मिटा ही देता हूँ मैं इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो मैं इसको पोज ही कर देता हूँ वरना काफ़ी टाइम
अब सुनो ये पॉइंट, देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए उठाया क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है। आपको एक बात बता दूं, आप एक्चुअली वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन ये इसकी कहानी वेक्टर से रिलेट करती है। अब मेरी बात सुनो, हमने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ी उसमें हमने देखा था कि z1 प्लस z2 की वैल्यू इसके इससे या तो छोटी होगी या ग्रेटर, मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी या इक्वल होगी, है ना। अभी अभी हमने पॉइंट लिखा था, लेकिन यहां पर साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया मैं इक्वल हूं। यहां पर वैल्यू साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं इक्वल हूं। इस बात का क्या मतलब है, इसकी गहराई क्या है वो समझते हैं। जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी ना तब तक आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाओगे, पता है। दैट इज द मेन पॉइंट। भैया अगर z1 एक हमारे पास एक अलग वेक्टर डायरेक्शन में जा रहा है और z2 मेरे पास एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली z1 प्लस z2 बड़ा ही मिलेगा। डेफिनेटली z1 प्लस z2 बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर आपके दिमाग में आ भी गई होगी बात, आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमेशा जो थर्ड साइड होती है ना वो हमेशा दोनों साइड के सम से छोटी होती है, लेकिन इक्वल टू नहीं पढ़ा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रॉपर्टी में देखा यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है। इसका इक्वल टू का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। पता है क्या मतलब है इस चीज का, मैं इसको तो मिटा देता हूँ, इसको तो मैं देता हूँ मिटा, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं है कुछ भी काम, ये तो मिट ही गया तो इसको मिटा देते हैं। अब पता है क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात सुन ही लो। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और इसका मैग्नीट्यूड सपोज ये है, और मैंने मान लिया कि इसके जो कोऑर्डिनेट सपोज करो 3 और 4 है, मतलब लेट्स से आई हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो, पहले आप मेरी बात सुनो। आप क्या कह रहे हो कि z1 का मैग्नीट्यूड निकाला और z2 का मैग्नीट्यूड निकाला और दोनों का सम हमारे पास इसके सम के इक्वल आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ले लूं, मैं और अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए सब, ताकि क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आ जाए। 2 2 2 2 सपोज, तो मुझे पता है ना इसकी लाइन में, इसी लाइन में आगे 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, मुझे पता है, वरना फिर निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप क्या निकाल दोगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, दैट इज में 4 और 4 8, तो 2√2, मतलब इसकी लाइन निकल के आएगी 2√2। लेकिन अगर मैंने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ले लिया और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी मेरे पास सपोज करो 5,5 है, मतलब z2 का मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, z2 का मैग्नीट्यूड मतलब 25 प्लस 25 दैट इज 50, तो 50 मतलब 5√25 दूनी 2, तो 5√2 आ गया। आपने क्या किया, दोनों वेक्टर्स जो हैं वो मेरे पास बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हैं, समझ पा रहे हो, दोनों चीज सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर आप इसमें यहाँ पे पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहोगे ना, देखो जरा, तो देखो बिल्कुल बात बिल्कुल बराबर बैठेगी, करके देख लो। ये कितना निकल कर आया z1 2√2, ये कितना निकल कर आया z2 5√2। z1 प्लस z2 कौन है, z1 कौन था 2 प्लस 2 आयोटा, है ना, और ये कौन था 5 प्लस 5 आयोटा, तो 2 प्लस 2 आयोटा और 5 प्लस 5 आयोटा, दोनों को ऐड करना, क्योंकि आपने लिखा हुआ है z1 प्लस z2, आपको नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। 5 और 2 7 और 5 और 2 7 आयोटा, जरा इसका स्क्वेयरिंग करके करना जरा एक बारी, देखते क्या निकल कर आएगा, है ना। तो 49 प्लस में 49 और ये 14 प्लस 14 क्या बन जाएगा, 49 प्लस 14 क्या बन जाएगा 7√2। यस, मतलब मुझे समझ, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था फोर्सेस जो होती हैं अगर एक ही डायरेक्शन में लगती हैं, सपोज आपके पास ये एक डब्बा है ना, एक ब्लॉक है, आपने पढ़ रखी है, इधर लगाया मैंने 5 न्यूटन और मैंने इधर फिर दोबारा लगाया 10 न्यूटन, तो आप क्या कह दोगे, सर इधर से 15 न्यूटन लगा हुआ है। वही कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रही है। आपके पास इक्वल टू वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये पॉइंट समझ में आना जरूरी है, तभी इक्वल टू वाली बात समझ में आएगी। अच्छा, मतलब दोनों, ये बात अगर निकल कर आ रही है तो आप साइड में लिख सकते हो, ये आपके पास स्पेशल केस था एक्चुअली, बट ये क्वेश्चन में कंक्लूड हो रहा था इसलिए मैंने तब नहीं कराया। आप इसका मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो, मतलब z1 एंड z2 हैव सेम आर्ग्यूमेंट, मतलब सेम थीटा। इसका मतलब z1 एंड z2 हैव सेम थीटा, मतलब z1 और z2 हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो भैया z1 वेक्टर अगर थीटा बना रहा है तो z2 भी तो हमारे पास थीटा ही बनाएगा।
और आपसे पूछा क्या गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, दोनों दोनों थीटा थीटा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। मुझे समझाने में लगे 10 मिनट, लेकिन क्वेश्चन कितने सेकंड का था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये 0 है ना, इसको तो बाद में तो मैंने ऐसे ही बना दिया। आंसर कितना है आपके पास, 0। बात समझ में आई। अगर आपके पास इक्वल टू वाली कहानी है, मतलब क्या है इस चीज का कि आपके पास दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल देके इसलिए बताया, ये जो एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, ये मैंने आप लोगों के लिए दिया। समझ में नहीं आया तो प्लीज 10-15 सेकंड 20 सेकंड वापस रिवाइंड कीजिएगा, गारंटी समझ में आएगा, गारंटी। और अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे z1 प्लस z2 की जगह, खत्म हो चुका क्वेश्चन, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, मतलब आपके पास दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक z1 ऊपर की तरफ जा रहा है अगर, तो दूसरा z2 हो सकता है नीचे की तरफ जाए, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं आपके पास, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कहूँ इसकी लेंथ 5 यूनिट, इसकी लेंथ 2 यूनिट, तो 5 है तो 7, तो डेफिनेटली वही आएगा 5 + 2, और यहाँ पे 7 ही बनेगा, डेफिनेटली 7 बनेगा, डेफिनेटली। खोपड़ी में घुस रही बात है ना। चलो फटाफट नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे प्लस था मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन में हो गया नोट। चलो तो आपके पास एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, ये शायद कहीं आया ही हुआ, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में तो। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, उल्टा तो नहीं पढ़ा जाएगा, सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 12, मतलब आपके पास z1 z2 के कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर z1 की लेंथ 12 है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब z2 माइनस 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 5, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, जब भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस फॉडुलस आ जाए ना, तो समझ जाना कि ट्राइंगल इनइक्वालिटीज के जो 2 पॉइंट्स लिखे थे हमने अभी थोड़ी देर पहले, जिसको लेकर हम लेक्चर स्टार्ट किया, वही 2 पॉइंट्स यूज होने वाले हैं। अच्छा ठीक है जी, लेकिन आपके पास ये 2 चीजें लिखी हुई हैं, इस चीज का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इस चीज का, चलो देख लेते हैं। अगर मैं यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहूं, क्योंकि हमारे पास एक ये जो चीज गिवन है वो तो ठीक है, वो तो हमारे पास डायरेक्ट दे रखा है ना, तो एक काम करते हैं ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब कि जस्ट प्रॉपर्टी लगाने के लिए, मैं इसको z1 तो हाँ दे रखा है, क्या प्रॉपर्टी लगाओगे आप इसके अंदर, है ना, इसको अगर z1 ही z2 होता तो z1 माइनस z2 में क्या प्रॉपर्टी लगती, वही तो z2 माइनस 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस लेस देन होता, किसके लेस देन होता, j, और j करते हैं पहले, है ना, और हम क्या करते हैं z2 का मैग्नीट्यूड प्लस दिस का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो हम z2 का मैग्नीट्यूड प्लस 3 + 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड, और इधर हमारे पास ये छोटा होता और इक्वल टू होता, मॉडुलस होता, और z2 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड होता और इसका मैग्नीट्यूड होता, कुछ ऐसी तो हमने पॉइंट्स पढ़ा था, जहाँ पे 3 + 4 आयोटा लिखा वहाँ पे z2 था, जहाँ पे z2 लिखा था वहाँ पे z1 था। बोला अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, लेकिन क्या करें, बोला इसको तो z2 छोड़ दो, लेकिन इसका तो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, 3 का स्क्वायर + 4 का, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर मतलब 5, क्यों फालतू में चीज़ें लिखूं, है ना। और इधर भी आप चीज़ें जानते हो, z2 माइनस 3 + 4 आयोटा, इसको तो आप एज इट इज़ पढ़ा रहने दो, और इधर आप कर सकते हो चीज़ों को मॉडिफाई, क्या कर सकते हो आप, चलो सोल्व करना जरा इसको, z2 माइनस में z2 का तो मैग्नीट्यूड रहेगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास z2 माइनस 5, z2 माइनस 5, ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट बनकर आ गया। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं ना, जब भी आपके पास इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो अब मॉडुलस वाले सीनियर स्टूडेंट्स मॉडुलस प्रॉपर्टीज पढ़ चुके होते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम यहाँ पे बनाएंगे 2 केस, कैसे 2 केस, भैया ये इससे छोटा है तो एक बार मैं उठाऊंगा इस पूरे को, और ये इससे छोटा है तो एक बार उठाऊंगा मैं इस पूरे को। तो जैसे मैं केस 1 में उठाता हूं कि मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 5, अब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, दोनों रहेगी तो पॉजिटिव ना, तो एक काम करता हूं मैं दोनों तरफ से मोड़ हटा देता हूं, और एक्चुअली मेरे पास ये बात बनकर आ रही है, ये मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 5, और हमारे पास इधर आ रहा है ये चीज, ठीक है। बोला अच्छा, बोले ये चीज को आप बार बार क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 की इक्वल है ना मेरे पास,
तो आप एक काम करो, इसी जगह क्या कर दो, आप 5 कर दो। मुझे इस चीज़ का मतलब तो 5 दे रखा है ना, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल। बोला अच्छा, तो जब आपने इसको उठाया, चलो मुझे यहाँ से मॉडल्स को नहीं हटाना पड़ेगा, इसको लगाना ही पड़ेगा मुझे, सॉरी फॉर दैट। आपको इस मॉडल्स को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं केस 1 उठाता हूँ, तो आपके पास क्या था, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। और अगर केस 2 उठाओगे, और अगर आप केस 2 उठाओगे, तो केस 2 क्या कहता है, 5 जो है वो हमारे पास छोटा है Z2 प्लस में 5 से। तो यहाँ से आपको Z2 की वैल्यू निकालनी, क्या क्या पॉसिबल है, देखो यहाँ पे फिर दोबारा मॉडुलस लगा हुआ है। इस मॉडुलस का मतलब होता है, अगर कोई भी नंबर होता है, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 के ऐसे है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है ना, आप -1 से 1 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। सिमिलरली आप थोड़ी देर के लिए इसको x मान लीजिए, तो ये 5 -5 से और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कौन, Z2 का मॉडुलस माइनस में 5। Z2 का मॉडुलस माइनस में 5 की वैल्यू यहां से हो सकती है। मुझे यहां से -5 लाना, एक काम करो +5 कर दो, सब जगह +5 करोगे, -5 +5 0 बन जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ Z2 बन जाएगा, कट गया ना -5 +5, और ये हमारे पास 10 बन जाएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आ रही है वो 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए। इस पॉइंट का मतलब समझ में आया कि कैसे करते हैं। ये एक्चुअली मॉडुलस प्रॉपर्टीज में आती है, सब बातें पढ़ लेंगे आप, अगर नहीं पढ़ी है, वैसे आप पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे +5 को हटाना है, तो एक काम करेंगे, दोनों तरफ -5 कर देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z2 बन जाएगा। मतलब Z2 की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, Z2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है Z2 की वैल्यू 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए। बोला अच्छा, लेकिन हमें क्या बोला गया, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो मिनिमम वैल्यू कब होगी वो देख लेते हैं। लेकिन किसकी निकालनी मिनिमम वैल्यू, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। और मिनिमम वैल्यू का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 प्लस में Z2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपके पास जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो वो आपके पास क्या बोलना चाह रहा है, इसको कहाँ लिखूँ मैं, देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आप इधर देख लो एक बार, आप Z1 माइनस Z2 का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस में Z2 का मैग्नीट्यूड, और ये छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस में Z2 का मैग्नीट्यूड। यही तो अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी। ये जो वैल्यू होगी ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, इसको सोल्व करना है। लेकिन इसको जब सोल्व करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है, जरा देखो, Z1 का मैग्नीट्यूड, Z1 तो मेरे पास फिक्स है ना भाई 12, Z1 का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास 12 ही है, माइनस, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 की वैल्यू क्या लिखूं, और Z2 की वैल्यू याद रहे 0 से बड़ी, 0 के इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन 10 या 10 से छोटी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 0, तो 12 में से 0 गया 10 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं डालूंगा 10, तो 12 में 10 गया 2 बन जाएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे Z2 की वैल्यू क्या डाल देंगे आप, 10, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, Z1 माइनस Z2, तो 2 इज Z1 माइनस Z2, तो मतलब हमारे पास 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर आप वहाँ पे डालने की कोशिश करोगे Z1 प्लस Z2, तो ऑब्वियस सी बात है ना, Z1 की वैल्यू अगर यहाँ पे डालोगे, Z1 की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 से बड़ी वैल्यू मिलने वाली, क्योंकि प्लस कर रहे हो, वो तो Z2 तो प्लस ही है, वो तो प्लस ही आने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कर रहे हो, वहाँ पे डेफिनेटली हमें कोई ना कोई 12 में प्लस ही करना पड़ेगा आपको नंबर। तो 12 में प्लस करना पड़ोगे तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और अगर आप मैक्सिमाइज निकालना चाहते हो तो मैक्सिमाइज बता दूं, 12 तो इसकी वैल्यू है, ये देखो दे रखी 12, और Z2 का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, क्योंकि Z2 की वैल्यू 10 से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, 12 और 10 22, 22 हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती अगर वो क्वेश्चन में पूछता तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया। कुछ खोपड़िया में घुसी बात नहीं घुसी, ठीक है। देखो स्पीड पढ़ाने की चाहे थोड़ी धीरे हो सकती है, बट जो चीज़ें समझनी है ना वो समझनी बड़ी ज़रूरी है, वरना ना तेल निकल जाएगा, सब कुछ, सबको तेल निकल जाएगा, ठीक है। लेक्चर भलाई से 2 फालतू बन जाए, नो इश्यू विद दैट, बट हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप पहले तो उसी क्वेश्चन को दोबारा से देखिए रिमाइंड करके, और जब भी पढ़ाई करें तो प्लीज़ आपके सामने सिर्फ फ़ोन और आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए बस, यूँ नहीं आजू बाजू में डिस्टर्बेंस चल रही है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी समझ में। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो इट मीन्स यू विल फेस डिफिकल्टीज। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, गॉट इट। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना,
ठीक है, तब तक पहले आप इस क्वेश्चन को पोज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, आराम से हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस फर्क यहाँ पर है थोड़ा सा। Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, Z1 का मैग्नीट्यूड तो 5 निकल के आ गया, Z1 का मैग्नीट्यूड तो 5 निकल कर आ गया। यहाँ पर देखो क्या कर रखा है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस 2Z2। मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर बताना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा, आपको सिर्फ कमेंट बताना है। ठीक है, देखता हूँ कौन बता पाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज आप अपने पीछे के लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। एंड मैं हर बार क्लासेस में बोलता रहता हूँ कि प्लीज मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके जो एग्जाम टाइम आएगा ना, तो आपको रिविजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, एंड सीरियसली आई लाइक दैट, सीरियसली आई लाइक दैट। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इतने बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं, उसमें सब कुछ और बिल्कुल शॉर्ट्स में, मतलब कि 2 पेजेस में उसने सारे के सारे मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स करके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को भी फॉलो करते रहिएगा जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपको जब आप 1-1.5 साल बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आप क्विक रिवीजन कर सको उन चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ए ईयर आपके पास अनगिनत फॉर्मूले हो जाएंगे, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बार बार आप कॉपी खोल के नहीं देख सकते हो ना, कोई टेस्ट हुआ, कोई क्वेश्चन आया तो फिर आप बार बार नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना हो, या फिर आप अपने सीनियर स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हो कि एक बार आइडिया लग जाएगा कि प्लीज़ आप हमें बता दो कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं। थोड़ा सा कोशिश करो, मेहनत करो, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। जो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्विक रीजन में आपको काफ़ी मदद मिलती है। सो मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय।